इमेजिन वन सीन, आपने अपने लाइफ की पूरी मेहनत लगा दी, एक डिग्री कंप्लीट करी और फिर भी एक ऐसी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो जो बेसिक एक्सपेंसेस को कवर कर सके। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये आज के टाइम पे हज़ारों नहीं लाखों इंडियंस की रियलिटी है। और आयरनी ये है कि एक साइड रिवर्स माइग्रेशन की बात चल रही है और दूसरी तरफ इंडिया से माइग्रेशन का स्केल हर साल और बढ़ता जा रहा है। जितने लोग इंडिया वापस आने का सोच रहे हैं उनसे कई ज़्यादा लोग अभी भी इंडिया छोड़कर माइग्रेट कर रहे हैं। 2024 में इंडिया से 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉरेन स्टडी करने के लिए गए और उनमें से काफ़ी कभी इंडिया वापस सेटल होने के लिए नहीं आएंगे। और ये सिर्फ मिडिल क्लास की बात नहीं है। 2024 में 4300 HNIs जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ से ज़्यादा है अपनी सिटीजनशिप को छोड़कर परमानेंटली इंडिया से अब्रॉड मूव कर गए हैं। और तो और टोटल 3.2 लाख इंडियंस ने 2024 में अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी। और अभी रिसेंटली विराट कोहली की भी अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट होने की न्यूज़ ट्रेंडिंग में थी। इसके अलावा भी पिछले साल 90,000 से ज़्यादा इंडियंस को US में इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हुए यानी कि डोंकी मारते हुए अरेस्ट कर लिया गया, जिनमें से 1500 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया। उसके बावजूद भी लोग ऐसे जाने को बेताब है। यानी एक तरफ से देखा जाए इंडिया से ऑलमोस्ट हर वर्ग के लोगों की एक बहुत बड़े स्केल पर माइग्रेशन चल रही है। पूरी दुनिया में इंडियंस ने ही OECD कंट्रीज में सबसे ज्यादा माइग्रेशन करी। पर सवाल ये है कि क्यों, जब इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रही है, तो इतनी मास माइग्रेशन के पीछे का रीजन क्या है? चलिए इन्हीं हिडन ट्रुथ्स को आज समझते हैं जो कि शायद आपने कभी डिटेल में नहीं सोचा होगा। और जो लोग भी रिवर्स माइग्रेशन का सोच रहे हैं उन सब के लिए भी ये सारे फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है अपना डिसीजन फाइनलाइज करने से पहले। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो अब माइग्रेशन का जो सबसे पहला रीजन है वो है बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज और बेटर लाइवलीहुड। जी हाँ, इंडिया से ज्यादातर लोग बेहतर रोजगार की तलाश में ही बाहर जाते हैं। इंडिया में एक अच्छी जॉब पाना या कोई एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना बहुत ही मुश्किल है। डेटा बताता है कि पिछले 2 सालों से अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पर चल रही है और ये बढ़ती ही जा रही है। हालात तो इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि IIT से ग्रेजुएट लोगों को भी जॉब नहीं मिल पा रही है। 2024 में IIT का ओवरऑल प्लेसमेंट रेट 62% रहा, यानी कि 38% लोगों को प्लेसमेंट ही नहीं मिली। वहीं अगर बाकी के इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करी जाए तो वहाँ भी 61% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड ही रह गए। इसी तरह अगर बिजनेसेस की बात करी जाए तो 90% स्टार्टअप्स तो फेल ही हो जाते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स तो शार्क टैंक इंडिया से फंडिंग रेज करने के बाद भी फेल हो गए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया में बिजनेस को चलाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। करप्शन से लेके एक्सटॉर्शन तक का सामना करना पड़ता है और ये सबको झेल कर भी किसी तरह अगर आप अपने बिजनेस को चला पाते हो या किसी एक एस्टैब्लिश जॉब पर पहुंच पाते हो तो फिर आपको टॉक्सिक वर्क कल्चर, महंगाई और टैक्सेस की मार झेलनी पड़ती है। अब क्योंकि इंडिया में अच्छी वाइट कॉलर जॉब लेना बहुत मुश्किल है तो इसी का फायदा उठाकर पहले तो एम्प्लॉयज को अंडरपेड रखा जाता है और ऊपर से जमकर काम लिया जाता है। ऑन पेपर भले ही टाइमिंग 9 to 5 हो, पर रियलिटी में 10-10 घंटे और कभी कभी तो 12-12 घंटे भी काम लिया जाता है। किसी बड़ी कंपनी का CEO बोलता है कि एम्प्लॉयज को 70 घंटे काम करना चाहिए और आजकल कोई CEO बोल रहा है कि 90 घंटे और 7 दिन काम करो। कब तक अपने घर बैठ के बीवी का चेहरा देखोगे? कई बार तो आपको छुट्टी वाले दिन भी काम दे दिया जाता है और आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके पीछे और बहुत सारे लोग खड़े हैं जो इन कंडीशंस में काम करने के लिए रेडी हैं। और वहीं फॉरेन कंट्रीज में जॉब्स फिक्स्ड आवर्स की होती हैं, ओवरटाइम करना पड़े तो 1.5 से 2 गुना पे मिलती है। कुछ जगह तो राइट टू डिस्कनेक्ट जैसे लॉज भी हैं जो एम्प्लॉयज को काम के बाद एम्प्लॉयर्स को इग्नोर करने का हक देते हैं। वैसे देखा जाए इंडिया के लेबर लॉज में भी ऐसी पॉलिसीज तो हैं, पर उन्हें कोई कंपनी ढंग से फॉलो नहीं करती। अभी कुछ टाइम पहले ही एक 26 years old CA लॉस्ट हर लाइफ ड्यू टू वर्क स्ट्रेस, जो कि एक नेशनल न्यूज भी बन गई थी। इसी के साथ ही वर्क प्लेस पर होने वाला हरासमेंट और पॉलिटिक्स एम्प्लॉयज को तोड़ देता है और ये सारी चीजें मिलकर उनकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। लेकिन ये सब मुश्किलों को अगर आप किसी तरह झेल कर अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हैं
तो अगला नंबर आता है टैक्सेस का। जी हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जिन HNIs की देश छोड़कर जाने की बात करी थी, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर है। जैसे ही आप ठीक ठाक कमाना शुरू करते हैं, आपको उसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाता है। इस टैक्स सिस्टम में कई तरह के टैक्सेस हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, जो कि आपकी कमाई के हिसाब से 5% से 30% तक जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप 15 लाख से ज्यादा कमाने लग जाते हो तो आप 30% वाले टैक्स स्लैब में आ जाते हो। यानी चाहे कोई 15 लाख कमाए या फिर 1 करोड़, तो उस कमाई का 30% सरकार टैक्स के रूप में आपसे ले लेगी। अब दिक्कत ये है कि किसी मेट्रो सिटी में एक फैमिली का घर चलाने के लिए साल के 15-20 लाख कोई ज्यादा नहीं है। मेट्रो सिटी के हिसाब से ये इतनी ज्यादा नहीं है कि आप कोई लग्जूरियस लाइफ मेंटेन कर पाए। टैक्स के बाद तो आपके खर्चे ही पूरे होंगे बस। एक ठीक ठाक घर का रेंटल ही 25 से 30 हजार है, और ऊपर से मैंडेटरी खर्चे लाइक ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों के स्कूल की फीस, गाड़ी का फ्यूल, और अगर गाड़ी लोन पे है तो उसकी EMI, ये सब मिलाकर महीने के एंड में कुछ बचता नहीं है। और अगर आप किसी तरह से कुछ बचाने का सोचते हैं तो इसमें से भी सरकार अपना कट लेना नहीं भूलती। जी हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स भी आपको भरना पड़ेगा। यानी पहले अपनी इनकम पर टैक्स दोगे, फिर उसमें से कुछ सेविंग करते हो तो उस पर टैक्स दोगे, और उस सेविंग में से अगर अपनी विश को पूरा करने के लिए कुछ खरीदते हो तो उस पर भी टैक्स दोगे। और ये तो डायरेक्ट टैक्स था। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, जैसे कि GST, जो कि लगता है उन चीज़ों पर जो आप मार्केट से खरीदते हो, और ये प्रोडक्ट के हिसाब से 5% से लेके 28% तक भी होता है, और ये हर उस इंसान को देना पड़ता है जो मार्केट से कुछ भी खरीदता है। फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ GST बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड और फिक्स्ड है। जैसे कनाडा में किसी स्टेट में 5% है और किसी में 12%, और US में सारी स्टेट्स में 10% से कम है। जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ भी 10% फिक्स GST है। पर यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि टैक्स देना बुरी बात नहीं है। देश के डेवलपमेंट के लिए टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब लोग देखते हैं कि इतना टैक्स भरने के बाद भी उन्हें रिटर्न में क्या मिल रहा है। क्या उनके बच्चों को फ्री और अच्छी एजुकेशन मिल रही है? क्या उन्हें फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? क्या उन्हें अच्छी रोड्स, एक सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है? इन सब चीज़ों को देखें तो बस डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तभी लोगों की मजबूरी बनते हैं जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अच्छी एजुकेशन चाहिए या अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, और उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मेट्रो सिटीज़ में प्राइवेट स्कूल्स की फीस 10,000 से 25,000 पर मंथ होती है, और इसमें एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन और अदर एक्सपेंसेस अलग होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर गलती से किसी को एडमिट होना पड़ जाए तो कुछ ही दिनों में लाखों रुपए का बिल आ जाता है। बहुत लोग अपनी सारी लाइफ सेविंग्स मेडिकल एक्सपेंसेस में ही खत्म कर देते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले कुछ डेकेड्स में बहुत अच्छा बन गया है, पर वो भी फ्री नहीं है। वहाँ भी आपसे अच्छा खासा टोल वसूला जाता है। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गवर्नमेंट 18% GST के अलावा भी 20% तक रोड टैक्स चार्ज कर लेती है। तो ओवरऑल एवरेज टैक्स पेयर को लगता है कि उसे सिर्फ लूटा जा रहा है। फॉरेन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो टैक्स इंडिया के कंपैरिजन में कम है। चलो ये मान लो कि बराबर है, पर वहाँ की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और तो और बहुत सारी एडिशनल सर्विसेज भी मिलती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो आपकी जॉब छोड़ने पर फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, और इवन रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो आपकी ओल्ड एज को सिक्योर करती है। और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि इंडिया में टैक्स अमेरिका जैसा है और फैसिलिटीज सोमालिया जैसी। जो मिलियनेयर्स और HNIs देश छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें और उनके बच्चों के लिए उन देशों में फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। और इसके साथ ही उनको एक और चीज़ मिलती है जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो अवेलेबल ही नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब सिर्फ कंफर्ट से नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस, एजुकेशन और वर्क के लिए बेटर एक्सेस, और एक सेफ और पीसफुल एनवायरनमेंट। अगर इंडिया के बड़े शहरों की बात करें तो पोल्यूशन और ट्रैफिक की सिचुएशन किसी से छुपी नहीं है। लगभग सभी मेजर सिटीज का एयर पोल्यूशन सेफ रेंज के बाहर है।
ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि नॉर्थ इंडिया का हाल ये है कि एयर पोल्यूशन साल के ज्यादातर दिनों में डेंजरसली हाई लेवल पर होता है। साउथ इंडिया के भी अर्बन एरियाज में हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर आप वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट देखो तो टॉप 50 में से 42 इंडिया की ही है। कुछ शहरों में तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि पोल्यूशन खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है, जो कि लॉन्ग टर्म हेल्थ पर गहरा इम्पैक्ट डालता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को काफ़ी कम कर देता है। और बड़ी बात यह है कि ये प्रॉब्लम हर साल और बढ़ती ही जा रही है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रही है। पर अफसोस अब तक गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम का कोई इफेक्टिव सोल्यूशन निकालने में असफल रही है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए साफ पानी भी उतना ही ज़रूरी है जितनी की साफ हवा। पानी की बात करें तो गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 95% लोगों को क्लीन वाटर अवेलेबल है, पर हमेशा आरओ या बॉटल्ड वाटर पर ही डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि जो पानी टैप से आता है वो ड्रिंकेबल नहीं है। लोगों को अपना पानी पीने लायक बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट आपसे वाटर टैक्स लेना नहीं भूलती। मतलब टैक्स भरने के बावजूद फ्री एजुकेशन या फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी तो छोड़िए, आपको सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ फॉरेन कंट्रीज में इन सब प्रॉब्लम्स का ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सब बाय डिफॉल्ट ही मिल जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट एक और बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया के शहरों में गंदगी का बुरा हाल है। जगह जगह रोड साइड पर कचरे के ढेर लगे हुए होते हैं और अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम डेवलप ही नहीं किया गया है। पूरे शहर का कचरा एक ही साइड पर डंप कर दिया जाता है, जहां अब कूड़े का पहाड़ बन चुके हैं और ऊपर से इंडस्ट्रियल वेस्ट और अनट्रीटेड सीवेज को डायरेक्टली नदियों में छोड़ दिया जाता है। और नदियों को साफ करने के लिए नमामि गंगे और यमुना एक्शन प्लान जैसे प्रोजेक्ट्स के बावजूद हजारों करोड़ खर्चने के बाद भी नदियां नालों में बदल रही हैं और इसका सलूशन अभी तक नहीं मिला। और इतना ही नहीं, इंडिया में सिस्टमेटिक फेलियर्स हर जगह दिखाई देते हैं, जो लोगों के देश छोड़ने की सबसे बड़ी वजहों में शामिल है। एक तरफ जस्टिस सिस्टम इतना स्लो और पेनफुल है कि लोग अपने बेसिक राइट्स के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स और करप्शन ने मिडिल क्लास को क्रश कर दिया है और बस कॉर्पोरेट्स और पावरफुल लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जस्टिस पाने का प्रोसेस इतना कम्बरसम है कि पुलिस एफआईआर लिखने से कतराती है और अगर लिख भी ले तो फिर कोर्ट केसेस सालों तक खींचते हैं। ये पूरा सिस्टम लोगों के लिए मेंटल और फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है और जस्टिस पाने का सपना एक एंडलेस स्ट्रगल बनकर रह जाता है। पॉलिटिक्स और करप्शन की बात करें तो 2022 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया उन देशों में से एक है जो इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी में टॉप पर है। अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब। फ्री क्वालिटी एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की कमी इस इनइक्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाती है, जो कि गरीबों के लिए प्रोग्रेस के रास्ते को मुश्किल बना देती है। मीडिया और लीडर्स असली इश्यूज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इनोवेशन को छोड़कर लोगों को बेफजूल के मुद्दों में उलझा कर रखते हैं। कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है तो कहीं कम्युनल हेट को ओपनली बढ़ावा दिया जाता है और उन पर कोई एक्शन भी नहीं होता। स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटीज तो ना के बराबर ही हैं और ये सब प्रॉब्लम्स पॉपुलेशन का एक्सक्यूज देकर जस्टिफाई नहीं करी जा सकती। चाइना, जहां पॉपुलेशन इंडिया के ऑलमोस्ट इक्वल है, उन्होंने इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लिया है। वहां की एवरेज एनुअल सैलरी $50,000 है, जबकि इंडिया की एनुअल एवरेज सैलरी सिर्फ $5,000 ही है। हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 105 है आउट ऑफ 127, जहां चाइना टॉप पर है। और स्पोर्ट्स में ओलंपिक टैली का अगर कंपैरिजन करें तो चाइना हमेशा टॉप पर रहता है और इंडिया तो नजर भी नहीं आता। और ये सब सिस्टमेटिक फेलियर सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ाते, बल्कि टैलेंटेड लोगों को माइग्रेट करने पर मजबूर कर देते हैं। और क्या हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया ऐसे हालातों में कभी डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा? पर अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ इंडिया में ही इश्यूज है? ऐसा जरूरी नहीं है। हर जगह कोई ना कोई इश्यूज है। जैसे यूएसए में मास शूटिंग्स हर रोज की हेडलाइंस हैं और ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते रहते हैं। यूके में इकोनॉमिक क्राइसिस ने माइग्रेंट्स के लिए चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। कहीं पर हेल्थ केयर एक्सेसिबल है तो कहीं पर बहुत एक्सपेंसिव है। हर जगह कोई ना कोई बैटल तो लड़ा ही जा रहा है। पर एक चीज बहुत लोग कहते हैं, लाइफ इज अबाउट चूजिंग योर ओन बैटल्स। देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी प्रेफरेंस, पर्सनल सिचुएशंस और रिस्क टॉलरेंस होती है।
कोई कहता है मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, इंडिया में ही अपनी फैमिली के साथ रहकर सेटल्ड रहना है। और कोई कहता है कि मुझे ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, मैं अपनी स्किल्स को टेस्ट करना चाहता हूँ अब्रॉड जाकर। दोनों ही वैलिड पर्सपेक्टिव हैं। अल्टीमेटली हम सब अपने लिए बेस्ट पॉसिबल इन्वायरमेंट चाहते हैं जहां हम सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव कर सकें। बट अगर इंडिया से इस मास माइग्रेशन को रोकना है तो गवर्नमेंट को कुछ सीरियस स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। एयर पोल्यूशन जो कि हर साल बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को चाइना जैसे स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रोबस्ट पॉलिसीज बनाकर नदियों और शहरों को कचरे से फ्री करना होगा। टॉक्सिक वर्क कल्चर को ख़त्म करने के लिए इफेक्टिव लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट और एनफोर्स करना होगा। एम्प्लॉयज़ की फिजिकल और मेंटल वेलबींग का ध्यान रखा जाए और ओवरटाइम और हैरासमेंट जैसे इश्यूज को टैकल किया जाए। और सबसे बड़ी बात, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल और कम्पिटिटिव बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि इंडियन मिलियनेयर्स टैक्स फ्रेंडली डेस्टिनेशंस जैसे सिंगापुर और दुबई की तरफ अट्रैक्ट ना हो। जुडिशरी रिफॉर्म्स के जरिए भी लोगों को टाइमली और एक्सेसिबल जस्टिस मिलना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसे रिफॉर्म्स हो कि हर बच्चे को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिले, चाहे वो किसी भी इनकम क्लास से बिलोंग करते हो। एजुकेशन प्रिविलेज के बजाय सबका राइट बनाना होगा। सबसे ज़रूरी बेफजूल के इश्यूज को छोड़कर असली प्रॉब्लम्स जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इनोवेशन पर फोकस करना होगा। और सिर्फ तभी ही लोग अपने देश में बेटर फ्यूचर को ढूंढ पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, ये सब कुछ सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट से पॉसिबल नहीं होगा। हम सबको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। फॉरेन कंट्रीज में गवर्नमेंट के साथ साथ लोग भी अपनी ड्यूटी समझते हैं और एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, और यही इनके डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमें भी एक अवेयर सिटीजन बनकर अपने राइट्स और ड्यूटीज़ का ध्यान रखना होगा। सिर्फ क्रिटिसाइज करने के बजाय हमें भी सोल्यूशन का हिस्सा बनना होगा ताकि हमारा देश भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बढ़े। तो ये था मेरा एनालिसिस। आपका क्या मानना है? क्या अभी भी इंडिया से बाहर जाना चाहिए या इंडिया में रहना चाहिए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई एम श्योर कि आपको मेरी ये वाली वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। इसको ज़रूर देखें। लव, पीस और अब रखा।